नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की और आज उसका 8वां वीडियो सेशन है। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 27% अंक प्राप्त करके 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तथा एक अन्य विद्यार्थी इसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 27% अंक लेकर आया। कितने अंक लाया? 27% अंक लाया और वो 18 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। कितने नंबर लेकर आया? 27% और 18 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लाया? 30% अंक लेकर आया और वो क्या हो गया? 12 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। तो आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला विद्यार्थी भी फेल हो रहा है, दूसरा भी फेल हो रहा है। जब दोनों फेल होते हैं तब क्या करते हैं? आपको ध्यान रखना है कि जब एक पास होता है दूसरा फेल होता है तब हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब एक फेल होता है दूसरा पास होता है उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब एक फेल हो जाए दूसरा भी फेल हो जाए तब माइनस करते हैं और जब एक पास हो जाए और दूसरा भी पास हो जाए उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर दोनों विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 18 में से 12 गया, कितना? 6। और यहाँ पर प्रतिशत का हमेशा क्या लेंगे? अंतर लेंगे। 27 और 30 का अंतर कितना? 3% का। तो देखिए 3% किसके बराबर आ जाएंगे? 6 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 6/3 बराबर कितना? 3 दूनी 6। 1% 2 के बराबर। पूरा पूर्णांक ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। तो 100% इसके बराबर 100 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 200 नंबर का। तो आपका जो आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछता कि पास प्रतिशत कितना है, 27% नंबर लाकर एक विद्यार्थी फेल हो रहा है तो इसे पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है? तो दोस्तों ये कितने नंबर से फेल हो रहा है? 18 नंबर से। अगर इसके 18 नंबर और आते तो पास हो जाता। तो 1% किसके बराबर? 2 के बराबर। जब 1% 2 के बराबर, इसको कितने नंबर की आवश्यकता थी? 18 नंबर की। यानी कि 2 का 9 गुणा 18। तो 1% का भी 9 गुणा कितना हो जाएगा? 9%। यानी उसे 18 नंबर लाने के लिए कितने प्रतिशत लाने होंगे? 9% और लाने होंगे। तो परीक्षा का जो उत्तीर्ण पूर्णांक है पास प्रतिशत कितना हो जाएगा? 27 ये लेकर आया, 9 और चाहिए थे। 27 और 9 कितना हो गया? 36। यानी परीक्षा में 36% लाने वाला विद्यार्थी क्या है? पास है। इसे एक बार वापस समझ ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 27% नंबर लाकर
18 नंबर से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 30 नंबर लाकर 12 नंबर से फेल हो गया। जब आपके सामने जब दोनों विद्यार्थियों का फेल फेल दे रखा है तब हम माइनस करेंगे, जब एक फेल और दूसरा पास है तो प्लस करेंगे और हमेशा प्रतिशत का अंतर लिया जाएगा। तो 27 और 30 का अंतर 3 और 18 और 12 का अंतर कितना 6। 3 किसके बराबर 6 के बराबर, तो 1 किसके बराबर 6/3 कितना 2। 1% 2 के बराबर, तो 100% किसके बराबर 100 इंटू 2 कितना 200। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल बचता है। यदि इसे 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिएगा। हो गया जी सर, एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को किससे भाग देने पर 357 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है 39। कितना शेषफल बच रहा है 39। तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो सबसे पहले आप 357 में 17 का भाग लगा दीजिए। अगर ये भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इस 17 का भाग 39 में लगा देंगे, तो 17 दूना कितना होता है 34। शेष कितना 1, 17 एकम 17। तो 17 का भाग 357 में 21 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 39 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार 17 दुआ 34। शेषफल कितना बचा 5। इसका मतलब इस 17 का इस संख्या में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो इस संख्या में 17 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। 17 का भाग 357 में देते हैं तो 21 बार पूरा पूरा चला जाता है, तो इस 17 का भाग इस शेषफल में दिया 39 में, तो कितनी बार गया 2 बार। कितना शेष बचा 5 शेष बचा। इसका मतलब इस 17 का भाग इस संख्या में देंगे तब कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा दीजिए। इस तरह के सिक्कों के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। अब उसमें कह रहा है कि कुल सिक्के कितने 378। कुल सिक्कों की संख्या कितनी 378। ठीक है, और उसमें मूल्यों का जो अनुपात यानी जो राशि का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13:11:7। ठीक है, अब ये आपको राशि का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो इस अनुपात से आप इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लीजिए
जब 1 रुपए के 13 रुपए है, यानी 1 रुपए के सिक्के के कितने रुपए है? 13 रुपए। तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपए के 13 सिक्के। अब 50 पैसे के कितने रुपए है? 11 रुपए। तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? जी सर, 2 सिक्के होते हैं। तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 22 सिक्के। ठीक है। अब देखिए 25 पैसे के कितने रुपए है? 7 रुपए। तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? जी सर, 4 सिक्के होते हैं। तो 7 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के? 7 चौक 28 सिक्के। ठीक है। तो जो ये अनुपात है वो आपके पास किसका अनुपात आ गया? सिक्कों की संख्याओं का अनुपात आ गया। यानी 1 रुपए के 13 सिक्के, 50 पैसे के 22 सिक्के, 25 पैसे के 28 सिक्के, ये आपको अनुपात दिया हुआ है। तो इनको जोड़ लीजिए, कुल कितने सिक्के हुए? 28 और 22 कितना? 50। 50 और 13 कितना? 63। यहाँ पर सिक्के 63 हो रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 378 सिक्के। तो 63 किसके बराबर हो जाएगा? 378 के बराबर। किसके बराबर? 378 के। तो एक किसके बराबर? 378 बट्टा 63। कितनी बार गया भाग? 63 का भाग 6 बार। 6 तिया 18, 6 छंग 36 और 1 37। तो कितनी बार गया? 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के? तो 50 पैसे के 22 सिक्के इंटू 6। 22 इंटू 6 कितना? 132। तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 132 सिक्के। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें वो कह रहा है कुल सिक्के कितने? 378 सिक्के। और उनके जो मूल्य राशि का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 13:11:7। तो देखिए सबसे पहले ये जो राशि दे रखी है इसे आप सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 1 रुपए के 13 रुपए है तो कितने सिक्के हो गए? 13 सिक्के। 50 पैसे के 11 रुपए है। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो 11 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 22 सिक्के। 25 पैसे के 7 रुपए है। तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो 7 रुपए में कितने सिक्के हो गए? 28 सिक्के। अब कुल सिक्के कितने हो गए? 28 और 22 50। 50 और 13 कितना? 63। यहाँ पर सिक्के 63 है। क्वेश्चन में कह रहा है 378। तो 378 63 किसके बराबर? 378 के बराबर। तो एक किसके बराबर? 378 बट्टा 63, यानी कितना? 6। एक सिक्का 6 के बराबर। 50 पैसे के कितने सिक्के? 22 सिक्के। तो 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 132। तो कुल 50 पैसे के कितने सिक्के है? 132। अगर आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछे तो 28 इंटू 6। अगर आपसे 1 रुपए के पूछे तो 13 इंटू 6। किसी तरह से भी पूछे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और शामिल हो जाए तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। जल्दी से कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के आने लायक क्वेश्चन है। हो गया? जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी छात्रावास में कितने छात्र है? 800 छात्र। कितने छात्र? 800 छात्र। और इनके लिए भोजन कितने दिन का है? 40 दिन का। कितने दिन का? 40 दिन का। और 200 छात्र और आए। 200 छात्र आते ही छात्र कितने हो गए? 1000। कितने छात्र?
1000 हो गए तो भोजन कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो 200 छात्र आ गए तो ये भोजन कितने दिन चलेगा। एमडीएच के नियम से आप ज्ञात कर लीजिए, क्या हो जाएगा M1D1 बराबर M2D2। यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं कि 1000 छात्रों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा। तो देखिए M1 कितना 800, D1 कितना 40 बराबर M2 कितना 1000 इंटू D2 आपको ज्ञात करना है। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 800 इंटू 40 बट्टा 1000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, कितना आ गया 8 चौक 32। यानी 1000 छात्रों के लिए जब 200 छात्र और आ गए तो भोजन कितने दिन चला 32 दिन चला। पहले 800 छात्र के लिए भोजन 40 दिन चल रहा था, अब 32 दिन चला तो कितने दिन पहले नष्ट हो गया। 40 दिन पहले चलता था, 32 दिन चला, यानी कि 8 दिन पहले यह भोजन क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे छाप लीजिए। एक बार वापस समझ ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है, 200 छात्र और आ गए तो ये भोजन कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा। तो देखिए 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है, 200 छात्र और आ गए, यानी छात्र कितने हो गए 1000 छात्र। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा उसको अपन मान लेते हैं डी दिन। एमडीएच के नियम से M1D1 बराबर M2D2, M बराबर छात्र, D बराबर दिन। पहले में M कितना 800, D1 कितना 40 बराबर M2 कितना 1000, D2 कितना D मान लेते हैं। तो देखिए D2 बराबर क्या हो जाएगा 800 इंटू 40, ये 1000 गुणा में था, इधर भाग में आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गया, 8 इंटू 4 कितना 32, कितना 32। यानी ये भोजन 1000 छात्रों के लिए कितने दिन चला 32 दिन। पहले भोजन 40 दिन चल रहा था, अब 32 दिन चल रहा है, यानी भोजन कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है 8 दिन पहले समाप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक कर दे और अपने ग्रुप में शेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1333 तथा 2150 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगी। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार इधर देख ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, आपको दो अलग अलग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य कितना है 1333 और क्रय मूल्य कितना है 2150। एक व्यक्ति कोई वस्तु 2150 रुपए में खरीद कर लाया, 1333 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पर क्या हुआ जी सर, यहाँ पर तो हानि हुई। क्या हुआ हानि हुई। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 2150, विक्रय मूल्य कितना 1333। कितने की हानि हुई 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 11 में से 3 गया 8, कितना 8। तो कितने की हानि हुई 817 रुपए की हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा,
हानि बट्टा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, तो बट्टा सीपी प्रतिशत ज्ञात करना है इंटू 100। कितने की हानि हुई? 817 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है? जी सर 2150 रुपए। क्रय मूल्य 2150, प्रतिशत ज्ञात करना है इंटू 100। जीरो से जीरो गया, कितने से कट रही है संख्या? 215 को 5 से, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। 43 का भाग 817 में कितनी बार? 19 बार। कितनी बार? 19 बार। 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 38। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 38% की। तो आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक बार इधर देख लीजिए, वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1333, क्रय मूल्य 2150 रुपए। तो उसको हानि प्रतिशत बताना है। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 2150, विक्रय मूल्य 1333, तो कितना आ गई हानि? 817 रुपए की हानि। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि कितने की? 817 रुपए की। क्रय मूल्य कितना? 2150 रुपए और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से कितनी बार? 43 बार। 5 से कितनी बार? 2 बार। 43 का भाग 817 में कितनी बार? 19 बार। 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 38। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 38% की से हानि हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मसप 12 है, तो इनमें से कौन सी संख्या उसका लसब कभी नहीं हो सकती? आपको 4 संख्याएं दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या का लसब नहीं हो सकती? पर दोनों संख्याओं का जो मसप है वो आपको 12 दे रखा है। तो इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से दीजिए। हो गया? जी सर, जल्दी कीजिए। इधर देखिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मसप है वो कितना दे रखा है? 12। आपके सामने 4 संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या 480, इसमें 12 का भाग लगा दीजिए। कितनी बार जा रहा है? 12 चौक 48, 40 बार। यानी 480 के अंदर 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या लसप होगी। दूसरा 408 में 12 का भाग कितनी बार जा रहा है? 12 दूआ 24, 12 तिया 36, कितना सेच? 4, 12 चौकू 48। तो इसमें भी 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। नेक्स्ट संख्या 360 में 12 का भाग कितनी बार? 12 तिया 36, 30 बार पूरा पूरा जा रहा है। अगली संख्या 248, इसमें 12 का भाग 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 पॉइंट समथिंग कुछ संख्या आ रही है। इसका मतलब शुरुआत की जो तीनों संख्या है ये 12 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन जो डी ऑप्शन की जो संख्या है उसमें 12 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये जो 248 है वो कभी भी उस संख्या का लसप नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इधर देख लीजिए, वापस समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मसप
12 है, तो इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं का कभी भी लसअप नहीं हो सकती। जो शुरुआत की 3 संख्या है इसमें 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, आखिरी संख्या में 12 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 248 एक ऐसी संख्या है जो इस संख्या का लसअप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर करने का प्रयास करना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और बस 7200 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की संख्या बताइए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एक बार इसे सभी जने करें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। इधर देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, ये दोनों उम्मीदवार थे, ठीक है। इसमें एक को कितने मत मिले? 38%। कितने मिले? 38% मिले, और ये 72 वोटों से क्या हो गया? हार गया। तो जीतने वाले को कितने मिले? 100 में से 38 इसे मिल गए, तो जीतने वाले को कितने मिले? 62%। कितने मिले? 62%। और वो कह रहा है कि ये कितने वोटों से हार गया? 7200 वोटों से हार गया। तो यहाँ पर हार और जीत का अंतर 7200, और यहाँ पर कितने का अंतर है? जी सर, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो कितने का अंतर? 24% का। यहाँ पर 24 का अंतर, क्वेश्चन में कह रहा है 7200 का अंतर बट्टा 24 इंटू क्या ज्ञात करना है? कुल मत ज्ञात करने हैं, इंटू 100। 24 का भाग 24 तिया 72, कितना आ गया? 300 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 30,000। तो कुल वोट कितने होंगे? 30,000। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से वापस समझ ले। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 वोटों से हार गया, तो कुल जो मत है वो ज्ञात करने हैं। जब एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 से हार गया, तो जीतने वाले को कितने मिले? 100 में से 38 इसे मिले, तो जीतने वाले को 62% मिले। तो यहाँ पर हार और जीत का अंतर कितना? 24% का। क्वेश्चन में कह रहा है 7200 का, तो 7200 बट्टा 24 इंटू कुल मत ज्ञात करने हैं 100। 24 का भाग 72 में कितनी बार? 3 बार, तो 300 इंटू 100 कितना? 30,000। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? 30,000। तो जो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है तथा इसका आयतन 2772 घन मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
जल्दी कीजिए। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छा। तो एक बार इधर देख लीजिए सभी जने। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। कितना दे रखा है 528। कितना दिया 528। और इसका आयतन क्या होता है πr²h। कितना दिया हुआ है 2772। कितना दिया 2772। अब आपको क्या करना है, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका इसमें भाग लगा देना है। तो भाग लगा दीजिए 2πr/h बट्टा कितना हो जाएगा 528। ठीक है। अब देखिए ये पाई से पाई कट हो गया, h से h कट हो गया, r से एक r कट हो गया। ये दो कितनी बार कट हो गया 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है। अब संख्या किससे कट रही है 11 से काट दीजिए। 11 दूना 22, 11 चौक 44। ठीक है। ये कितनी बार कट जाएगा 11 दूना 22, कितना शेष 5, 11 पंजे 55, कितना शेष बचा 2, 11 दूना 22। ठीक है। अब संख्या किससे कट रही है 12 से। 12 दूना 24, 12 दूना 24, कितना शेष 1, 12 एकम 12। तो r बराबर कितना आ गया 21/2। r बराबर कितना आ गया 21/2। अब इस r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। 2 इंटू पाई कितना 22/7 इंटू r कितना 21/2 इंटू h बराबर कितना हो जाएगा 528। तो देखिए ये 7 से कितनी बार 7 या 21, ये 2 से 2 कट हो गया तो कितना आ गया 22 इंटू 3 कितना 66 इंटू h बराबर कितना 528। ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 528/66। कितना हो जाएगा 528/66। कितनी बार चला गया 8 से काट दीजिए। 8 छंग 48, शेष कितना 8 छंग 48 हासिल की 4, 8 छंग 48 और 4 कितना 52। तो h बराबर कितना आ गया 8। तो उसकी ऊंचाई कितनी आ गई 8 मीटर। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर है और उसका आयतन कितना है 2772 है। तो इस बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर 528 दे रखा है। आयतन होता है πr² बराबर 2772। अब इसका इसमें भाग लगा दीजिए। 2πr/h 528 का इसमें भाग लगा दिया। पाई से पाई गया, r से एक r गया, h से h चला गया। 2 से कितनी बार कट गया 264 बार। अब ये संख्या किससे कट रही है 11 से। 11 दूना 22, शेष कितना 4, 11 चौक 44। ये 11 से 11 दूना 22, 11 पंजे 55, शेष 2, 11 दूना 22। फिर किससे कट रही है 12 से काट दीजिए। 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और एक शेष बच गया 12 एकम 12। तो r बराबर कितना आ गया 21/2। अब इस r की वैल्यू इसमें रख दीजिए। 2 इंटू पाई कितना 22/7, r कितना 21/2, h बराबर 528। 7 से 3 बार 7 या 21, 2 से 2 कट गया। 22 इंटू 3 कितना 66 इंटू h बराबर 528। h बराबर कितना हो जाएगा 528/66। 66 का भाग 528 में कितनी बार 8 बार, यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8 मीटर।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज 5वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद बनाया गया नया औसत क्या होगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर, जल्दी कीजिए। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। तो देखिए, एक बार इधर देख लीजिए, 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो उसकी 11 पारियों तक औसत कितना था? 11 पारियों का औसत कितना? x। उसकी 11 पारियों का औसत x है, तो उसके द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का योग, रनों का योग कितना हो जाएगा? जी सर, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत x है, संख्या कितनी? 11, तो 11 इंटू एक्स कितना? 11x। ठीक है, तो देखिए 11 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रन 11x। 12वीं पारी में वो 63 रन और बनाता है, कुल पारियां कितनी हो गई? 12। ठीक है, अब जैसे ही 63 रन बनाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि पहले x था, अब कितना हो गया? x प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11x प्लस 63 बराबर 12 इंटू एक्स कितना? 12x प्लस 12 इंटू 2 कितना? 24। ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 11x उधर गया, 12x में से 11x गया, 12x माइनस 11x बराबर ये 24 इधर आ जाएगा, तो 63 माइनस 24। ठीक है, 12x में से 11x गया, x बराबर कितना आ गया? 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3, x बराबर कितना आ गया? 39। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है वो 11 पारियों का औसत है। तो 11 पारियों में औसत x है। जैसे ही 12वीं पारी में 63 बनाता है तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले x था, 2 की वृद्धि यानी 39 प्लस 2 कितना हो गया? 41। तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा? 41। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ ले, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो 11 पारियों में उसका औसत x है, तो 11 पारियों में रनों का योग कितना? औसत इंटू संख्या कितना हो गया? 11x। तो देखिए 11 पारियों में रन 11x प्लस 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो कुल पारियां कितनी? 12। औसत में 2 की वृद्धि, पहले x था, x प्लस 2 हो गया। x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। 11x प्लस 63, 12 उधर गुणा में चला गया, 12x प्लस 12 इंटू 2 कितना? 24। तो देखिए x बराबर कितना आ गया? 39। 2 की वृद्धि हो गई 12वीं पारी में, तो x प्लस 2, 39 प्लस 2 कितना? 41। ठीक है दोस्तों, एक और तरीका है, उससे भी समझा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया। देखिए, जब भी कोई जाता है, जब भी कोई जाता है तो औसत बढ़ता है। जब कोई जाता है और औसत बढ़ता है तब क्या करेंगे? प्लस करेंगे।
और जब औसत घटता है उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और जब कोई आता है और औसत बढ़ता है तब माइनस करेंगे, और औसत घटता है तब क्या करेंगे, प्लस। सर जी ये बढ़ता है, घटता है, जाता है, आता है, ये आखिर में है क्या? तो देखिए आपके खाते में 63 रन क्या हुए, आए हैं, यानी आपके खाते में 63 रन जुड़े हैं, यानी आपके खाते में आए हैं। कितने रन आए, 63 रन। ठीक है, तो जैसे ही 63 रन आए तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया। जब औसत बढ़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 पारियों में औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 11 इंटू 2 कितना, 22। अब औसत बढ़ता है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 63 में से 22 गया, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, तो नया औसत क्या आ गया, 41। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो एग्जाम में अपने समय की बचत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी कीजिए। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी करें। बहुत जनों का आंसर आ भी गया है, बहुत ही अच्छा। सभी जने इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी विषय में, किसमें, हिंदी विषय में कितने प्रतिशत, 60% छात्र क्या हुए, पास हुए। ठीक है, और संस्कृत में कितने हुए, 45%। संस्कृत में कितने, 45% छात्र क्या हुए, पास हुए। ठीक है, और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, जी सर दोनों विषयों में 25% छात्र क्या हुए, पास हुए। ठीक है, तो अब इसमें पास प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। जब आपको तीनों पास 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 दे रखा है तब क्या करेंगे, तो देखिए उसमें इन दोनों का पास प्रतिशत जोड़ दीजिए। हिंदी में 60, 45 संस्कृत में, और जो दोनों विषय है उसको क्या कर दे, माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 और 45 कितना, 105। 105 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 80%। तो 80% छात्र क्या हुए, पास हुए। तो शेष जो पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, तो 100 कुल छात्र कितने, 100%, उसमें से 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, जी सर 20% छात्र फेल हुए। तो आपका जो आंसर है वो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको छाप ले। वापस समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में, और दोनों विषयों में 25% छात्र पास हुए, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो देखिए जब आपके सामने तीनों पास पास का प्रतिशत दे रखा है तो क्या करना है, दोनों का जोड़ और जो दोनों विषयों में जो पास हुए उसको माइनस कर देना है। 60 + 45 - 25, 60 और 45 कितना, 105 - 25, तो कितना आ गया, 80%।
तो 80% छात्र जब पास हुए तो फेल होने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 80, 20% छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। तो जो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। बहुत ही कम समय में आपको आंसर का जवाब देना है। जितना शॉर्ट हो सके उतना आसानी से कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बार इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2900 रुपये। ठीक है, और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3000। कितनी? 3000। ठीक है, तो देखिए 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000, तो ये जो 2 वर्ष में ये धनराशि कितनी बढ़ गई? जी सर 100 रुपये बढ़ गई। तो 2 वर्ष का ब्याज है वो कितना लगा? 100 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? जी सर 50 रुपये। कितना? 50 रुपये। तो मूलधन ज्ञात कर लीजिए। मूलधन बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन हो जाएगा कुल 8 वर्ष में कितनी हो गई? 2900 रुपये, और 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। तो 8 वर्ष का कितना? 8 पंजा 40, 400 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया? 2900 में से 400 गया 2500 रुपये। मूलधन कितना? 2500 रुपये। आपको दर ज्ञात करनी है। दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय कितना है? 1 वर्ष। वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ब्याज कितना है? 1 वर्ष का ब्याज कितना? 50 रुपये इंटू 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है? 2500 रुपये। मूलधन कितना? 2500 इंटू समय कितना? 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो आर बराबर कितना आ गया? 2%। दर कितनी? 2%। तो जो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये धनराशि 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्ष में 30,000 हो जाती है। तो इन 2 वर्ष में कितनी हुई? 100 रुपये बढ़ गई। तो 2 वर्ष में 100 रुपये, तो 1 वर्ष में कितनी? 50 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। तो 8 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 2900 रुपये दे रखा है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 2900 माइनस 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। तो 8 वर्ष का 8 इंटू 50, 400 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया? 2500 रुपये। दर बराबर क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। ठीक है, अब देखिए ब्याज कितना? 50 रुपये इंटू 100, मूलधन कितना? 2500 इंटू 1। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो दर कितनी आ गई? 2%।
तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसे छाप लिया? जी सर छाप लिया। तो आगे चलते हैं। जी सर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये अधिक लाभ मिलता, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर। इधर देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीवी सेट 5% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए वो कितने रुपए में लाया, 100 रुपये में लेकर आया, 5% लाभ पर बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया, 105 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसे 10% लाभ पर बेचता, यानी मैं 105 की बजाय मैं इसे 10% लाभ यानी 110 रुपये में बेचता, तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने मिलते, 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते। तो यहाँ पर ये क्या है, पहले 105 में बेच रहा था, अब 110 में बेच रहा है। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखिए हमेशा ज़्यादा और कम, अधिक, और ये हमेशा किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का, 5% का, और यहाँ पर अंतर कितना, 1,000 का। कितना, 1,000 का। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 बट्टा 5 इंटू, आपको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य आपने कितना माना, 100 रुपये। सोल्व कर लीजिए, 5 से कितनी बार, 20 बार, 20 इंटू 1000 कितना, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20,000। तो आपका आंसर ये है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसे वापस समझा देता हूँ, वापस समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीवी सेट 5% लाभ पर बेचा गया, यानी वो टीवी सेट 100 रुपये में लेकर आया, 5% लाभ 105 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसे 10% लाभ पर बेचता, यानी 105 की बजाय 10% लाभ यानी 110 रुपये में बेचता, तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 1,000 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी 1,000 का मुझे क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ पर देखिए कम, ज़्यादा, अधिक, ये हमेशा किसको दर्शाता है, अंतर को। तो यहाँ पर अंतर कितने का, 5 का। क्वेश्चन में कह रहा है 1,000 का अंतर, 5 किसके बराबर, 1,000 के बराबर। ठीक है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 बट्टा 5। कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 200 बार। तो 200 के बराबर, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें।
हो गया? जी सर, जल्दी कीजिए। एक बार इधर देख ले, सभी जने इधर देख लीजिए, फिर अपना आंसर का जांच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है, यानी इनके विक्रय मूल्य क्या है? समान है, और उनमें से एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो देखिए, जब भी इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें विक्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो उसमें हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। और जब किसी वस्तु के दोनों क्रय मूल्य समान है, क्या है? जब किसी वस्तु के दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है और लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो उस कंडीशन में हमेशा न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। क्या होगी? न ही हानि। जब वस्तु के क्रय मूल्य समान है तो उस कंडीशन में न लाभ होगा और न हानि होगी। यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि। और हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखिए हानि बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू R बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए, पहली वस्तु पर 20% का लाभ इंटू दूसरी वस्तु पर 20% की हानि बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, बराबर 4%। 4% की क्या होगी? हानि होगी। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिख लिया? जी सर, एक बार वापस समझ ले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 2 बराबर मूल्यों पर टीवी सेट बेचता है। एक टीवी सेट पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उस पूरे सौदे में उसे जो लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है उसे बताना है। तो देखिए, जब भी 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी उसका विक्रय मूल्य समान है और उसमें लाभ और हानि प्रतिशत बराबर दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होगा? R इंटू R बट्टा 100। ये जो R है वो लाभ और हानि प्रतिशत है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 इंटू 2 बराबर कितना? 4। तो इसे क्या हुई? 4% की हानि हुई। और दूसरी बात ध्यान रखना, जब दोनों वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीद कर लाता है, समान मूल्य पर खरीद कर लाता है और उसे जब बेचता है तो उसे समान ही प्रतिशत का लाभ, समान प्रतिशत की हानि होती है। तो उस कंडीशन में हमेशा न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। ठीक है, क्या है कि जब उन वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और उस पर लाभ और हानि प्रतिशत जब समान दे रखा है, तो उस कंडीशन में उस सौदे में उसे न तो लाभ होगा न ही हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन, अच्छी टाइप्स और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।